गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, जिसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। नेक्स्ट आता है हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी। ये ध्यान रखेंगे, यूनिट मास ऑफ बॉडी। यहां पर देखेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर, यहां पर इसमें मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट में माइनर डिफरेंस है। मोलर स्पेसिफिक हीट होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर of 1 mole of body or substance by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, या यूनिट टेम्परेचर, चेंज इन यूनिट टेम्परेचर ये भी बोल सकते हैं। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल सी से। अब देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। मास को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन, मास कैपिटल एम, स्मॉल एम, एन मोलर मास कैपिटल एम। यहां से m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n अपॉन कैपिटल एम। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो हम रिलेशन देखे थे वो क्या था? Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी। Q is the amount of heat required, m is the mass of body, c is specific heat capacity, del T change in temperature। यहां से हम देखेंगे कि c इज इक्वल टू क्या मिला था हमारा? Q अपॉन m del T ये मिला था। मास की जगह इस रिलेशन को रख लेते हैं। स्मॉल c विल बी Q अपॉन स्मॉल n कैपिटल M इंटू डेल टी। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जाते हैं तो क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ बॉडी। 1 मोल ऑफ बॉडी के लिए क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा C इंटू कैपिटल M इज इक्वल टू Q अपॉन स्मॉल n डेल टी। ये हो जाएगा। यहां से हमारा क्या मिल जाएगा? कैपिटल C के बराबर, जो हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका मतलब यहां से हमको क्या रिलेशन मिला? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ बॉडी, कैपिटल C इज इक्वल टू स्मॉल c इंटू मोलर मास इज इक्वल टू Q अपॉन n डेल टी। ये कहलाता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस। मीन्स
किसी एक मोल सब्सटेंस को 1 डिग्री केल्विन या 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितने हीट की आवश्यकता होती है वो कहलाता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखते हैं कि जो हीट प्रोवाइड किया जा रहा है या हीट रिजेक्ट किया जा रहा है, या तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम में कर रहा है या तो कांस्टेंट प्रेशर में। अगर वो कांस्टेंट वॉल्यूम में कर रहा है तो क्या हो जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम में मोलर स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट करते हैं CV से। इसको हम लिख सकते हैं del Q अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि किसी एक मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर में यूनिट डिग्री सेल्सियस या यूनिट केल्विन इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट वहाँ से रिलीज हो रहा है या फिर ऑब्जर्व किया जा रहा है वो क्या हो जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर उसके वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आते हैं तो CV इज इक्वल टू del Q अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट प्रेशर। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल CP इज इक्वल टू हो जाएगा del Q अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये है आपका मोलर स्पेसिफिक हीट विच इज द amount of heat required to rise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में पहले कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा था कि जब किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं सो देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, देयर इज चेंज इन टेम्परेचर। लेटेंट हीट का मतलब होता है गुप्त या छुपी हुई ऊष्मा, छुपी हुई ऊष्मा। यहाँ पर अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है। ये चीज़ हम देख पा रहे हैं कि जब हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, या वहाँ से अगर हीट रिजेक्ट किया जा रहा है तो उसके टेम्परेचर कम हो रहा है, डाउन हो रहा है, और अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमने देख चुका है। अब देखते हैं कि अगर किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करने से उसके टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, उसके टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं आ रहा है मतलब वो जो हीट जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, कुछ ना कुछ और कुछ वेरिएशन कर रहा होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो हीट होता है, एग्जाम्पल देखते हैं 1 ग्राम आइस क्यूब है। इस 1 ग्राम आइस क्यूब को 0 डिग्री सेल्सियस पर हम हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, ये कन्वर्टेड इनटू वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर, और इसका जो टेम्परेचर होगा वो भी कितने में होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब जितना हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसी यूनिट मास सब्सटेंस को, उसके टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, लेकिन क्या चेंजेस आ रहे हैं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर हमने पढ़ा है, स्टेट ऑफ मैटर 3 होते हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। पहला सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड वेपर या गैस स्टेट, गैसियस स्टेट। तो
यहाँ पर हमने जितने अमाउंट ऑफ हीट दिया है किसी यूनिट मास सब्सटेंस को, वो किस में कन्वर्ट हुआ, उसके स्टेट में चेंजेस हुआ विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट कहलाता है, ये कहलाता है लेटेंट हीट। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है जिसमें कन्वर्ट हो रहा है किसमें से, सॉलिड से लिक्विड में। जब हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके स्टेट में चेंज आ रहा है। सॉलिड से लिक्विड में स्टेट में चेंज करने के लिए हमको हीट देना पड़ रहा है, और अगर हमको लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज करना है तो वहां से हीट रिजेक्ट करना पड़ेगा। सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड, इस स्टेट में चेंज करने से सॉलिड या लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड में स्टेट में जो चेंज करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की या हीट की आवश्यकता होती है, ये कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि जब सॉलिड और सॉलिड स्टेट से जब लिक्विड स्टेट में चेंज होता है तो इसको क्या कहा जाता है, मेल्टिंग। और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है इसको कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस। कोई पर्टिकुलर जो मैटर होता है या सब्सटेंस होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अपने स्टेट में चेंज करता है, तो ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, सॉलिड टू लिक्विड में मेल्टिंग। और जब लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है तो उसको कहते हैं फ्यूजन। जब लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है तो इसको बोलते हैं फ्यूजन। और जिस स्टेट पर ये सॉलिड, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं, दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन में होते हैं, वो पॉइंट कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरीके से तो यहां से हम क्या हो जाएगा, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर इक्वेशन यहां से देखते हैं कि किसी सिस्टम को अगर हम क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो उसके स्टेट में चेंज आ रहा है, सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैसेस स्टेट, या लिक्विड से सॉलिड और वेपर से लिक्विड स्टेट। तो क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं किसी एम मास बॉडी को, तो अमाउंट ऑफ हीट required to change in state, Q is equal to m into L। इसको हम Q is equal to m into L लिख लेंगे, जहां पर L is equal to हो जाएगा latent heat of, अगर सॉलिड टू लिक्विड में चेंज हो रहा है तो फ्यूजन हो जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर लिक्विड टू वेपर में चेंज हो रहा है तो ये हो जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या था कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में स्टेट चेंज हो रहा है, तो उस स्टेट चेंज करने के लिए एक यूनिट मास बॉडी को जितने हीट की आवश्यकता होती है वो कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर सिर्फ लेटेंट हीट का अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ heat required to change the
amount of heat required by unit mass of body to change the state of matter. किसी मैटर, यूनिट मास मैटर को अपने स्टेट में चेंज करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता होती है वो कहलाता है लेटेंट हीट। हमने एक केस देखा था सॉलिड से लिक्विड के लिए, अब देखते हैं लिक्विड से गैसेस स्टेट के लिए। मान लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपराइज होता है। 1 ग्राम वाटर ले लेते हैं जिसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और ये चेंज हो जा रहा है वेपर में। 1 ग्राम वेपर में एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो जितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम दे रहे हैं इसको, ये कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ध्यान रखेंगे कि लेटेंट हीट के कंडीशन में किसी भी प्रकार का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक फ्लास्क ले लेते हैं। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका। इसमें हम कॉर्क लगा के यहाँ पर एक थर्मामीटर रख लेते हैं और एक एल टाइप पाइप से इसको इस तरीके से डॉट से कवर करके लगा देते हैं। नीचे हम इसमें हम फ्लास्क में वाटर लेके नीचे बर्नर के थ्रू इसको हीट प्रोवाइड करते हैं। इसमें देखेंगे कि ये जो थर्मामीटर लगा हुआ है, स्टार्टिंग में मान लेते हैं इसका टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर 50 डिग्री सेल्सियस या एट रूम टेम्परेचर है, 20 डिग्री सेल्सियस पर है, एट रूम टेम्परेचर पर है। जैसे हीट प्रोवाइड करेंगे ये हीट होते जाएगा। हीट प्रोवाइड होने के कारण इसके टेम्परेचर में इंक्रीज होगा। देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो थर्मामीटर का रीडिंग है वो इंक्रीज होगा। हमको पहले 27 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर इंक्रीज होते होते 40, 50, 60, 70, 80, 90, उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस आने के बाद, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस आएगा इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होगा। बॉईल करना स्टार्ट करेंगे और जो वेपर्स हैं यहाँ से इस नली या पाइप के थ्रू वेपराइज होके बाहर निकलेंगे। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन पर जहाँ पर वेपर बनना स्टार्ट हो रहा है और वेपराइज होके बाहर निकल रहे हैं जो वेपर्स हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो थर्मामीटर का रीडिंग है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा। क्यों? क्योंकि जितने अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, अभी तक क्या था, जब तक 100 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीमेंट हो रहा था तब तक जो अमाउंट ऑफ हीट था वो कहाँ तक उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए यूज हो रहा था। लेकिन जैसे ये 100 डिग्री सेल्सियस पर आया, ये जो वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर आया, उसके बाद ये इसके स्टेट में चेंज होने लगे। देयर इज चेंज इन स्टेट ऑफ वाटर। तो क्या होगा कि जो स्टेट में चेंज होने के कारण जो हीट प्रोवाइड हो रहा है यहाँ, वो उसके स्टेट को चेंज करने में लग जा रहा है, और वही जो हीट लग रहा है वही क्या कहलाएगा, उसका लेटेंट हीट, जो कि उसके टेम्परेचर में वेरिएशन ना करके उसके स्टेट में चेंज करता है। तो जब तक ये वेपर्स यहाँ बन रहे हैं, वाटर और वेपर्स हैं यहाँ पर और वेपराइज होके ऊपर जा रहे हैं, तब तक इसका जो टेम्परेचर होगा थर्मामीटर में जो हमको रीडिंग शो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा। जैसे ये कंप्लीट वेपर के फॉर्म में आ जाएंगे, उसके बाद वेपर का जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसके कारण हमको इसका रीडिंग ऊपर शो होगा। इसका मतलब ये है कि स्टेट में चेंज होने के कारण
उसके टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं आता है, जो हीट लगता है उसके स्टेट में चेंज करने के लिए लगता है, और जब तक स्टेट में चेंजेस आते रहते हैं तब तक उसके टेम्परेचर में कोई भी वेरिएशन नहीं आता है। इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हमको जो फॉर्मूला मिला था वो क्या था, Q इज इक्वल टू m इंटू एल, जिसमें मास ऑफ m इज द मास ऑफ बॉडी, Q इज द अमाउंट ऑफ हीट एंड L इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन m, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर ग्राम या जूल पर किलोग्राम। ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जब भी चेंज ऑफ स्टेट की बात आती है तो हमेशा लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट लगेगा, और जब भी टेम्परेचर चेंज का बात आएगा, चेंज इन टेम्परेचर, तो हमेशा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल c एंड लेटेंट हीट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल L। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे कि जब भी चेंज ऑफ स्टेट आएगा लेटेंट हीट यूज करना है, चेंज इन टेम्परेचर आएगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द amount of heat required to change the temperature of to convert the 10 gram ice into water at 0 डिग्री सेल्सियस। इजी सा क्वेश्चन है। मास m इज इक्वल टू 10 ग्राम, इसमें L दिया हुआ है, आइस के लिए ले रहे हैं क्योंकि आइस कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पर होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF। आइस के लिए हो जाता है, यहां पर दिया हुआ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस के लिए 336 जूल पर ग्राम। यूनिट ध्यान रखेंगे 336 जूल पर ग्राम। m इज इक्वल टू 10 ग्राम दिया हुआ है। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी दिया हुआ है। सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, Q इज इक्वल टू m इंटू L। Q विल बी 10 into 10 ग्राम into 336 जूल पर ग्राम is equal to 3360 joule is the amount of heat required to rise the temperature, convert the 10 ग्राम of ice into water। ये हमारा ये हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट हो गया। ये तो एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताया ताकि आपको K इज इक्वल टू ml कहाँ यूज करना है ये समझ आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट
आइस एट -10°C into water at 15°C। यहाँ पर हमको आइस जो कि -10°C पर है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाटर एट 15°C। तो इसके लिए हमको कितने अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता है इसको कैलकुलेट करना है, जहां पर स्मॉल CW वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको पता है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये होता है सी आइस, आइस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस का होता है 2.1 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF, चूंकि आइस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाटर में, मीन्स स्टेट सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, तो LF दिया हुआ है 336 जूल पर ग्राम। अब यहां से हम सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहां से देखेंगे कि जो सबसे पहले जो आइस है जो कि -10°C पर है, उसको हीट प्रोवाइड करने से पहले ये आइस 0°C पर आएगा। मान लेते हैं हम उसको Q1 अमाउंट दे रहे हैं, -10°C से 0°C पर आई अपने स्टेट में चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, जो कि -10°C से 0°C पर आने के लिए जितना अमाउंट लग रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q1 से। फिर इस आइस को फिर से हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लेते हैं Q2 प्रोवाइड कर रहे हैं, ये 0°C आइस से कन्वर्ट होगा 0°C पर वाटर में, 0°C पर वाटर में कन्वर्ट होगा। उसके बाद फिर से जो हीट प्रोवाइड करेंगे, मान लेते हैं Q3, ये होगा 0°C पर जो वाटर है उसको चेंज करेगा 15°C पर। यहाँ पर देख रहे हैं कि Q1 जो कर रहे हैं वो इसके टेम्परेचर में चेंज कर रहा है, मतलब यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पर जो Q2 दे रहे हैं उसके स्टेट में चेंज कर रहा है, इसके स्टेट में चेंज कर रहा है, मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा लेटेंट हीट का। फिर नेक्स्ट है Q3 जो अमाउंट दे रहे हैं वो वाटर को कन्वर्ट कर रहा है 0°C टू 15°C पर उसके टेम्परेचर को चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, फिर से स्पेसिफिक हीट कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट, टोटल हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। टोटल हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आइस के केस में क्या हो जाएगा, आइस के केस में आइस का टेम्परेचर -10°C टू 0°C चेंज हो रहा है। इसका फॉर्मूलेशन हमने क्या देखा था, mc del T प्लस Q2, ये हो जाएगा mc del T, यहाँ पर स्टेट में चेंज हो रहा है तो ये हो जाएगा ml, फिर ये इसके टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो mc del T, यहाँ पर mc del T ml प्लस mc del T। वैल्यूज रख लेंगे, वैल्यूज रखने से क्या होगा, जो मास ऑफ आइस था वो 10 ग्राम था, 10 ग्राम आइस को कन्वर्ट कर रहा है, उसके टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है, -10 से 0°C,
मैंने बताया था कि जो टेम्परेचर चेंज है वो हमेशा पॉजिटिव लेना है। C है 2.1 इंटू 2.1 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। चेंज इन टेम्परेचर 10 to 0, 10 डिग्री सेल्सियस चेंजेस आ रहे हैं, प्लस यहाँ पर फिर से 10 ग्राम जो आइस है वो कन्वर्ट हो रहा है वाटर में। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसका कितना है 336 जूल पर ग्राम, प्लस फिर ये 10 ग्राम वाटर है जो कि किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी उसके टेम्परेचर में कितना चेंजेस आ रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। फिर इसको हम पॉजिटिव लेंगे चेंज इन टेम्परेचर को, और C की वैल्यू है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इंटू इसके टेम्परेचर में इतना चेंजेस आ रहे हैं। इसको सॉल्व करने से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करके देखेंगे इसको। या यहीं सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 100 इंटू 2.1 जूल, प्लस ये हो जाएगा 3360 जूल। यहाँ पर ग्राम डिग्री सेल्सियस कैंसिल, ग्राम एंड ग्राम कैंसिल, यहाँ पर ग्राम एंड ग्राम कैंसिल, ये हो जाएगा 3360 जूल। एंड यहाँ पर 15 इंटू 10 150 इंटू 4.2 जूल। ग्राम और डिग्री सेल्सियस ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 210 जूल प्लस 3360 जूल, प्लस ये हो जाएगा 0.034 15 4 जा 60 and 63 and this point is 360। इन तीनों को ऐड कर लोगे तो आपका अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि किसी आइस को जो कि -10 डिग्री सेल्सियस पर है उसको किस में कन्वर्ट कर लेगा 15 डिग्री सेल्सियस पर वाटर पर। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मिक्सचर वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं। मिक्सचर प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है कि हम दो अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर को या फिर अलग अलग सब्सटेंस को मिक्स करते हैं। दोनों अलग अलग टेम्परेचर में होते हैं और अलग अलग टेम्परेचर में होने के कारण एक दूसरे के साथ मिक्स होने के बाद उसके टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं और उसके स्टेट में भी चेंज आते हैं। उसके स्टेट में चेंज आते हैं उसमें भी अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता होती है, और उसके टेम्परेचर में जो चेंजेस आते हैं उसमें भी हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें देखते हैं कि कितना हीट ट्रांसफ़र होता है, उसका फाइनल टेम्परेचर क्या आता है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। A piece of ice of mass 40 gram, piece of ice of 40 gram is added to 200 gram of water at 50 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर का 200 ग्राम ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। कैलकुलेट द
फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इफ, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ऑल द आइस इज मेल्टेड, ऑल द आइस इज मेल्टेड, कहने का मतलब ये है कि जैसे ही पीस आइस के पीस को हम उस वाटर सोर्स में या वाटर में डालते हैं तो उस वाटर के टेम्परेचर के कारण 50 डिग्री सेल्सियस पर है, और हमको पता है कि जब दो बॉडी इन कांटेक्ट में आते हैं जो अलग अलग टेम्परेचर पर हैं तो देयर इज ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफर होता है। हीट का ट्रांसफर कहाँ से होता है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। चूंकि जो आइस होता है जनरली अगर इस पर टेम्परेचर दिया नहीं गया है कि आइस कितने टेम्परेचर पर है तो इसको हम मान लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर, और मान यहाँ पर टेम्परेचर नहीं दिया है तो इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस पर मान लेते हैं, और 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है और 50 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है। इसका मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर हायर टेम्परेचर है वहाँ से हीट ट्रांसफर होगा किधर? लोअर टेम्परेचर के साइड में। तो जो हीट वाटर से कहाँ ट्रांसफर होगा? आइस में ट्रांसफर होगा, और अगर आइस हीट को ऑब्जर्व करता है सो देयर शुड बी चेंज इन स्टेट ऑफ आइस, आइस की स्टेट में चेंज आएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कंडीशन कि ऑल द आइस इज मेल्टेड, मतलब सभी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखते हैं हम, वाटर का मास दिया हुआ है 200 ग्राम, और वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से वाटर आइस का देख लेते हैं, आइस का देख लेते हैं, मास दिया हुआ है 40 ग्राम, और LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 336 जूल पर ग्राम, ये होता है आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ से हम कंडीशन जो दिया गया है इसमें देखते हैं कि अगर हमारे पास एक वाटर सोर्स या 200 ग्राम वाटर है, इसमें हम 40 ग्राम आइस क्यूब डालते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर का टेम्परेचर है, वाटर का टेम्परेचर है जो कि 50 डिग्री सेल्सियस पर है, वो चेंज होके किसी थीटा डिग्री सेल्सियस पर या थीटा टेम्परेचर पर आके इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा, या फिर जो फाइनल जो टेम्परेचर होगा हम ले लेते हैं थीटा। इसी तरीके से जो आइस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है वो कन्वर्ट होगा पहले किसमें? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट होने के बाद फिर ये इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो बाकी जो हीट मिलेगा उसमें उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ये थीटा पर आ जाएगा। क्योंकि हमने इससे पहले जो प्रॉब्लम देखा था कि अगर दो बॉडी अलग अलग टेम्परेचर में है तो उन दोनों बॉडी के बीच में हीट एक्सचेंज कब तक होता है? जब तक दोनों सेम टेम्परेचर पर ना आ जाए। तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो आइस और वाटर का सेम होगा, तो मान लेते हैं कि जो फाइनल टेम्परेचर है वो थीटा है। वाटर में जो टेम्परेचर चेंज होगा वो किस कॉन्सेप्ट पे होगा कि अमाउंट ऑफ हीट जो रिजेक्ट कर रहा है Q इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा? M इंटू C इंटू डेल टी, जिसमें M इसका मास ऑफ क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा, C इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड डेल टी इज चेंज इन टेम्परेचर। इसी तरीके से आइस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस टू वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगी वो हो जाएगा Q इज इक्वल टू M इंटू L। एंड 0 डिग्री सेल्सियस के बाद उसके जो स्टेट में चेंज होने के बाद उसके टेम्परेचर में जो इंक्रीज होगा, क्योंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में कन्वर्ट तो हो गया,
लेकिन अब ये थीटा डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होगा इसके टेम्परेचर में, तो इसके टेम्परेचर में जो इंक्रीज होने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा हो जाएगा Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी। मान लेते हैं जहां पर m मास ऑफ आइस है जो कि वाटर में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पर मास इसका वाटर का मास और आइस का मास सेम ही होगा, इसलिए m इज इक्वल टू 40 एंड डेल टी 0 डिग्री सेल्सियस टू थीटा, इतने में इतना कन्वर्ट होने के लिए इतने जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होगी Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी के इक्वल होगा। अब इसको हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जिसमें क्या था, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू heat rejected by hot body is equal to heat gained by cold body। चूंकि वाटर 50 डिग्री सेल्सियस पर है और आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो हीट का ट्रांसफर वाटर से आइस की तरफ होगा। यहां से हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि किस तरीके से होगा। अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड मतलब वाटर के द्वारा कितना हीट रिजेक्ट किया जा रहा है, वाटर का इसको ले लेते हैं Q1 लेते हैं, इसको Q1, इसको Q2 और इसको Q3। तो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3, Q2 प्लस Q3। Q1 हो जाएगा एम सी डेल टी, एम सी डेल टी Q1, फिर Q2 हो जाएगा m इंटू एल प्लस ये हो जाएगा, इसको हम डैश ले लेते हैं m डैश c डैश डेल टी या c बस लेते हैं क्योंकि ये इसके लिए वाटर के लिए सेम होगा। m c डेल टी 200 ग्राम इंटू c की वैल्यू 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इंटू चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पर हमने टेम्परेचर लिखना भूल गया था, T इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर T इज इक्वल टू T डैश इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो चेंज इन टेम्परेचर ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। ये हो जाएगा 50 माइनस थीटा, जो कि थीटा टेम्परेचर में डिक्रीज होगा, चेंजेस होगा तो कम होगा टेम्परेचर, तो थीटा छोटा है 50 से, 50 माइनस थीटा इज इक्वल टू एम यहाँ पर 40 ग्राम है इंटू एल की वैल्यू 336 जूल पर ग्राम, और फिर ये एम डैश जो कि 40 है, 40 यहाँ पर भी एम डैश हो जाएगा 40 इंटू 40 ग्राम इंटू, जो कि यहाँ पर ये वाटर में कन्वर्ट हो गया था, वाटर में कन्वर्ट होने के बाद 0 से 15 डिग्री सेल्सियस पर थीटा डिग्री सेल्सियस पर चेंजेस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें C की वैल्यू लिख लेंगे 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इंटू डेल टी थीटा माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी, और ये जो थीटा की वैल्यू मिलेगी वो आपको, चूंकि हायर टेम्परेचर था वो कितना था 50 डिग्री सेल्सियस, और जो लोअर टेम्परेचर कितना था, जो आइस का टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, ये डिक्रीज होगा और ये इंक्रीज होगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 50 और 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही आएगी। इसलिए आपको ये ध्यान में आप कॉन्सेप्चुअली या फिर अपने तरीके से ध्यान में रखना है कि इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर है उसके बीच में ही आएगा उस मिक्सचर का टेम्परेचर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।
अच्छा, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आएगा 34.8 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास कुछ कुछ और न्यूमेरिकल्स होंगे, उसको आप सॉल्व करेंगे। फिर हम नेक्स्ट में देखेंगे हीट ट्रांसफर, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। थैंक यू।